आज जिस आज़ादी की हवा में हम सांस ले रहे हैं, उस आज़ादी के लिए न जाने कितनी वीरांगनाओं ने अपने सिंदूर मिटा दिए, न जाने कितनी माँओं ने अपने कलेजे के टुकड़े को इस देश के लिए न्यौछावर होने के लिए भेज दिया। ऐसे ही जो क्रांतिकारी रहे हैं, उनकी जो यादें हैं, उन यादों को संजोए हुए उनकी शहादत की दुहाई देते हुए ऐतिहासिक इमारतें उनके जज्बे को याद दिलाती हैं। आज हम लखनऊ में हैं और लखनऊ के जिस ऐतिहासिक इमारत पर हम हैं, लखनऊ रेजिडेंसी के नाम से जाना जाता है, उसकी क्या शौर्य गाथा है, उसको जानने के लिए हमारे साथ इतिहासकार डॉक्टर रवि भट्ट सर हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या है इस ऐतिहासिक जो इमारत है, इसकी जो शौर्य गाथा है वो तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसको किस लिए बनाया गया था? देखिए, मैं आपको इतिहास में थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। पूरे भारत के अंदर एक जो बैटल हुई है वो हर कोई जानता है, कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर जो हुई है 1764 के अंदर हुई है। बक्सर आप जानते हैं बिहार के अंदर है, बनारस के पास ही लगा हुआ, वहाँ पर हुई थी, जिसके अंदर की तीन, एक नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध और मुग़ल किंग ऑफ इंडिया, इन तीन की कंबाइंड फोर्सेस ने लड़ाई मोर्चा लिया था अंग्रेज़ों से, और जिसके अंदर की भारतीयों की हार हुई थी। यानी कि तीनों लोग, बंगाल ऑफ नवाब, नवाब ऑफ अवध और मुग़ल किंग, तीनों लोग हार गए थे। उनके हारने के बाद में उनको भारत, ये जो नवाब ऑफ अवध थे, उनको बहुत ही ह्यूमिलेटिंग टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर उनका राज वापस मिला था। उनसे 50 लाख रुपए की पेनल्टी ली गई थी और ये एक शर्त रखी गई थी कि आपके राज्य में, यानी अवध के अंदर, अंग्रेज़ों की सेना रहेगी। उसका खर्चा कौन देगा? नवाब देंगे, यानी हमें मारने के लिए छड़ी आप ही लेके आएंगे। दूसरी बात क्या थी, उन्होंने कहा कि एक हमारा आदमी आपको प्रशासन में हेल्प करने के लिए रखा जाएगा। प्रशासन पे हेल्प करने के लिए नहीं था, वो निगरानी के लिए था कि कहीं पर ये नवाब जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध तो कुछ नहीं कर रहा। वो जो अधिकारी, तो इनको शर्त माननी पड़ी। जब इन्होंने, ये नवाब शुजाउद्दौला थे जिन्होंने बैटल ऑफ बक्सर में जो हारे थे, जिनको राज मिल गया था, तो नवाब शुजाउद्दौला के राज में इसकी शुरुआत हुई कि एक अंग्रेज़ अधिकारी रहेगा जिसको कहते थे रेजिडेंट। ये बात है आपकी, तब कैपिटल हुआ करती थी फैज़ाबाद, लखनऊ नहीं थी। उसके बाद 1775 के अंदर जब नवाब आसिफउद्दौला, जो चौथे नवाब थे, शुजाउद्दौला के लड़के, वो कैपिटल शिफ्ट करके लाते हैं लखनऊ, तो वो रेजिडेंट जो थे वो लखनऊ में रहने के लिए एक जगह चाहिए। तो उन्होंने लखनऊ में ढूंढना शुरू करा तमाम। उसको ढूंढना कितने शुरू करा, अंग्रेज़ भी उस जगह पर सहमत हो, नवाब भी सहमत हो। और उस समय जो आपको जो क्लाउड मार्टिन थे, जिनके नाम पे आप लखनऊ के अंदर लामार्टिनियर स्कूल, बहुत फेमस स्कूल भी है, तो वो जो क्लाउड मार्टिन था वो एमेच्योर आर्किटेक्ट भी था। उसने खुद, आप वो बिल्डिंग देखी, खुद ही लामार्टिन वाली बिल्डिंग जो है, उसका स्केच उसी ने बनाया, तो उसी ने बिल्डिंग बनाई। तो उसने भी इसको अप्रूव करा कि जगह थोड़ी सी ऊंची है, तो यहाँ पर रेजिडेंसी बनेगी जिसके अंदर की अंग्रेज रेजिडेंट रहेगा। तो ये फिर आरामगाह बनाया गया अंग्रेज़ों के लिए, और उसके बाद फिर ये, आप आरामगाह वर्ड मत यूज़ करिए, ये आरामगाह नहीं थी। ये जैसे एम्बेसी होती, तो एम्बेसी आरामगाह थोड़ी ना होती। पार्शियली आरामगाह ही मान ली, भाई आराम करेगा आदमी, पर बेसिकली वो वहीं पर ही वो रहते थे, इसलिए इसको रेजिडेंसी कहा। और ये पूरी की पूरी, ये घर नहीं था एक खाली, ये पूरी एक टाउनशिप थी जिसका एरिया 33 एकड़ था। 33 एकड़ बहुत है। 33 एकड़ के जो टाउनशिप थी, जिसके अंदर इनका अपना पोस्ट ऑफिस था, जिसके अंदर इसमें बूचर खाना था, इसके अंदर इनका अपना कोषागार था, इसके अंदर बैंक्वेट हॉल था, इसके अंदर आपके जो सिख रेजिमेंट थी उसका वहाँ पर था। मतलब जैसे एक किसी शहर के अंदर तमाम हर चीज़ चाहिए, तो वैसे इसके अंदर हुआ करती थी इंडिपेंडेंट, जिसके अंदर की नवाबों को इसके अंदर कोई अधिकार नहीं था। जैसे एम्बेसी कोई है, उस एम्बेसी को समझा जाता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट कंट्री। द सेम, ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइन, ये जो थी, इसके ऊपर ये 33 एकड़ का एरिया जो रेजिडेंसी का था, इसके ऊपर नवाबों का किसी भी प्रकार का कोई भी शासन नहीं था। इसीलिए कभी कभी ऐसा भी होता था कि कुछ लोग जो नवाब के कोप से, है ना, नवाब के क्रोध से बचने के लिए, और अगर अंग्रेज़ों की कहना चाहिए गुड लिस्ट में है, तो भाग के इसके अंदर चले आते थे, तो नवाब के सिपाही पकड़ ही नहीं सकते हैं उसको। तो ये भी अक्सर होता था। कैसे शुरुआत हुई सर इस रेजिडेंसी की? आज़ादी, जो भारत की आज़ादी है, उसमें इसका क्या योगदान है और क्या इसकी कहानी क्या है? देखिए, इसका योगदान तो इतना बड़ा है कि मेरे ख्याल से ये, अगर भारत की
जो वो बिल्डिंग जो कि सबसे अंडररेटेड है उनमें से रेजेंसी है। ये रेजेंसी केवल लखनऊ के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये रेजेंसी केवल आपके उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, रेजेंसी पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण है, पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। ये इसका रोल आप देखिए, जो आपने पूछा, कुछ प्रश्न पूछा मुझसे, 1857 के अंदर अगर किसी एक बिल्डिंग का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है या बहुत हो तो आपके लिए वन ऑफ द बिल्डिंग्स के लिए इंडिया की जो है, इंडिया 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति की बात कर रहा हूँ। 1857 की क्रांति के अंदर दिस रेजिडेंसी बिल्डिंग ऑफ लखनऊ वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स ऑफ इंडिया। इट हैज़ प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल, वेरी डिसाइसिव रोल इट हैज़ प्लेड। अब इसके अंदर था क्या कि जिस समय की आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि भारत के विभिन्न हिस्सों में क्रांति की चिंगारी 1857 पे 30 मई को पहला शॉट हिंदुस्तान के लखनऊ के अंदर, वो यहाँ पर मड़ियाओं के अंदर भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया और 30 मई को पहला शॉट यहाँ पर मारा गया। उसके बाद में यहाँ हेनरी लॉरेंस यहाँ पर हुआ करता था। हेनरी लॉरेंस ने क्या करा, उसको पहले से अंदेशा था कि लोग आ जाएंगे तो ये होगा, तो उसने पहले ही से तमाम अंग्रेज़ों को भी यहाँ पर अंदर, वहाँ पर जो चर्च था उसके पादरी भी यहाँ बुला लिया जो मड़ियाओं में था, उन वो सबको इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। और इसके अंदर पहले से खूब सारी सप्लाईज इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी, अगर घेरा के बंदी कहीं हो जाए तो हम इसके अंदर रह पाएँ। जानवरों को बहुत सारे लग रहा था कि उनको मार के खाया जाएगा, दवाइयाँ का इंतजाम कर लिया था। तो इसके अंदर जिस समय इसकी घेराबंदी शुरू होती है, वो अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग इसकी डेट देते हैं, तो अब वो मैं उसमें नहीं जाऊँगा। करीब 4.5 महीने तक था। कुछ लोग 25 जुलाई कहते हैं, कुछ 30 जुलाई कहते हैं। तो इसको डेट को कर दिएगा, तो उस पर ही 4.5 महीने था और 27 नवंबर को कहना चाहिए ये घेराबंदी ख़त्म हुई थी। इन 5 महीनों के बीच में क्या हुआ था इसके अंदर कि चूँकि चारों तरफ से लखनऊ के अंदर बेगम हजरत महल का कब्ज़ा था, उनके अपने थाने थे, उनके अपने सिक्के चलते थे, पर केवल इस हिस्से को कब्जे में नहीं कर पाए थे। तो उस 4.5 महीने करीब, तो यहाँ पर आपने भी जो आपने देखा वॉच टावर एक है, वॉच टावर के ऊपर यूनियन जैक फहराता था और उस यूनियन जैक के ऊपर क्या करते थे, जो भारत के हमारे भारतीय क्रांतिकारी थे, वो बाहर रात को तो खूब जश्न मनाते थे। वो रात को जश्न मनाते थे, आग जलाए तो अंदर लोग कांपते थे अंग्रेज लोग, क्योंकि हाँ जब यहाँ पर जश्न मनता था, जितने भी वो भाई 5 महीने बहुत बड़ा पीरियड होता है, 5 महीने को ऐसे तो बैठा नहीं रहेगा। और ख़ासतौर से ये तो विजेता थे भारतीय लोग, पूरे लखनऊ पे कब्जा है, 5 में बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये लोग जब यहाँ बाहर जश्न मनाते थे तो अंग्रेज़ों के दिल कांपते थे यहाँ पर कि किसी वक्त भी ये लोग अंदर आ सकते हैं, है ना कुछ। तो उस समय क्या यहाँ पर आलम रहता था कि ये लोग क्रांतिकारी अपना खुशी में गोली मार के झंडे को गिरा देते थे। ये लोग क्या करते थे, झंडे को किसी ढंग से क्योंकि उनके पास सामान कुछ था नहीं, कपड़े वपड़े नहीं थे, तो सिलसिला के झंडे को ऊपर कर देते थे। तो ये लगातार साइकोलॉजिकल वारफेयर चलता रहता था। उसके बाद में अंत में जब 1858 के अंदर कुछ हमारे जो देशद्रोही लोग थे उनकी वजह से भारतीय लोग हार गए इसको और इस पर अंग्रेज़ों का पूरा कब्ज़ा हो गया। तो उसके बाद में अंग्रेज़ लोगों ने, चूँकि मैं यहाँ पर कोट करूँ, जॉन पेम्बल एक हिस्टोरियन हुआ है, एज़ पर जॉन पेम्बल, कि यहाँ पर दिस वाज वन ऑफ द टफेस्ट बैटल ब्रिटिश हैड फेस नंबर 1। और जो इसकी घेराबंदी थी ये दुनिया की सबसे लंबी घेराबंदियों में से एक थी और इसकी रणनीति इतनी कुशल थी कि आज भी रिलेवेंट इस्लामाबाद में वो दुनिया भर के तमाम जो मिलिट्री एकेडमीज़ हैं वो रणनीति पढ़ाई जाती है। अच्छा, हाँ आज भी। तो आप इसका महत्व समझिए थोड़ा सा। हाँ आप पूछ रहे थे। आपने कहा सर ये अंडररेटेड है, ये क्यों मतलब अंडर पूरा करता हूँ इसलिए तो आप ये समझिए कि इसका महत्व अंग्रेज़ों के लिए क्या था। अंग्रेज़ों ने क्या करा, उन्होंने जब इस पर कब्ज़ा हो गया तो उन्होंने इस बात को अपने आप को याद दिलाने के लिए कि हमारी कितनी गौरवशाली परंपरा थी कि हमने लड़ाई जीती 5.5 महीने घेराबंदी के बाद भी। तो उन्होंने कहा कि आप पूरी दुनिया में अंग्रेज़ों का जो साम्राज्य था, पूरी दुनिया के अंदर उनकी अपनी एक परंपरा थी कि शाम के वक्त में यूनियन जैक जो होता था बिल्डिंग में नीचे कर दिया जाता था, लोअर, और सुबह उसको ऊपर बिगुल साथ में बसता था। आज भी आप लोग देखिए वो ऊपर कर दिया जाता था। पर केवल पूरी दुनिया के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर यही एक बिल्डिंग ऐसी थी जिसके अंदर की वो लोग झंडे को उन्होंने कहा हम इस परंपरा को झंडा हमेशा हमारा ऊँचा रहेगा, शाम को झंडा नीचे नहीं होता था। कितनी बड़ी बात है आप बताइए। और दूसरा उन्होंने डिसीजन लिया कि इसकी दीवारें जो हैं जिसमें कि
निशान पड़े तोप के गोलों के और टूट गए, बोले उसको हम रिपेयर नहीं करेंगे, जिसमें कि लोगों को पता रहे हमारी आने वाली प्रांगणों। तो लग रहा था हम कभी जाएंगे ही नहीं, 58 में जीत गए तो हम कभी जाएंगे नहीं, तो उनको लगता था हमें याद दिलाई जाएगी। वो आज भी मौजूद हैं यहाँ पे जो गोले और बारूद के निशान है, वो निशान उनको मत कहिए। मैं आपसे आग्रह करूँगा उसको निशान न कहिए, आप कहिए भारतीयों ने अपनी शौर्य गाथा इन दीवालों पर लिखी है। उसके बाद वो झंडा सर जो यूनियन जैक था वो कब उतरा? हाँ, वो झंडा जो था वो टेक्निकली उतरना चाहिए था 15 अगस्त को, लेकिन उसके 2 दिन पहले ही अंग्रेज़ों को चूँकि बहुत अच्छी तरीके से मालूम था कितने उन्होंने अत्याचार हिंदुस्तानियों पे किए थे, उससे वो ऊपर से कुछ भी कहे, दिल में तो उनको मालूम था, उनको ये बात मालूम थी कि भारतीय यूनियन जैक का अपमान अवश्य करेंगे। बहुत स्वाभाविक प्रतिक्रिया जनता की है और इस बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, 2 दिन पहले चुपचाप मेजर जनरल एल्फ्रेड कर्टिस था, वो यहाँ पर आया और चुपचाप ऊपर चढ़ गया टावर पे, वो झंडे तक को नीचे उतारा और यहाँ केयर टेकर जो था उसका नाम था आयरलैंड नाम था, उसको झंडे को दे दिया और वहाँ पर जिस डंडे पे लगा था उसको तोड़ के और दीवार और ज़मीन को बराबर कर, जिस होने लगा था उसको सीमेंट से एकदम बराबर करके और वहाँ पर चुपचाप चला गया। वो झंडा जो था बाद में इंग्लैंड भेजा गया। जब वो झंडा इंग्लैंड भेजा गया तो वहाँ पर हर आदमी चाहता था कि वो उसके पास रहे, लेकिन अंत में ये डिसाइड किया कि नहीं, झंडा किसी व्यक्ति विशेष के पास नहीं रहेगा, ये झंडा जो विंडसर कैसल लाइब्रेरी है उसके अंदर ही रहेगा। आज भी अगर आप इंग्लैंड जाइए, विंडसर कैसल में जाइए, उसकी लाइब्रेरी के अंदर जाइए, आपको झंडा फ्रेम किया हुआ आज भी दीवार पर टंगा मिलेगा। आज भी सर इसमें कब्रगाह देखने को मिलता है, तो किनकी यहाँ पे कौन से लोग, किनकी लाशें हैं जो यहाँ पे दफन? देखिए, वो 1810 के अंदर यहाँ पर सेंट मैरी चर्च बना था, जो कि हिंदुस्तान का 3rd मेजर चर्च था और आपके नॉर्दर्न इंडिया का 1st मेजर चर्च था। तो जिस समय यहाँ पे लोग तर मर रहे थे लगातार इस पीरियड के अंदर, तो जगह इसके अंदर कब्रिस्तान तो कोई था नहीं, तो अब लोगों दफन करना बाहर ले नहीं जा सकते हैं, तो जो खाली उनको जगह मिली वो मिली आपको चर्च के आते में मिली। वरना क्रिश्चियनों में परंपरा है, भारतीय क्रिश्चियनों में खास तौर से कि वो कभी भी आपके चर्च के कैंपस में अपने मुर्दे नहीं दफनाते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने, उनके पास कोई और चूँकि ऑप्शन नहीं था, कोई विकल्प नहीं थी, तो उन्होंने उसी जगह पर, और चर्च भी गिरता जा रहा था, तो उन्होंने उसी कैंपस के अंदर जो है डेड लोगों को बरी करना शुरू कर दिया था। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो सुना आपने, ये लखनऊ का रेजिडेंसी, इसकी शौर्यगाथा, यहाँ जो भारतीय क्रांतिकारी रहे हैं, ये रेजिडेंसी के दीवारों पर उनकी शौर्यगाथा काफ़ी बड़े लफ्ज़ों में अगर कहें तो अंकित है, क्योंकि यहाँ पे गोले बारूद की जो निशानियाँ हैं वो आज भी खुली आंखों से देखी जा सकती हैं। और क्या है यहाँ की शौर्यगाथा, वो यहाँ तमाम लोग रोज़ाना, आज ASI इसकी देखरेख करता है, लोग आते हैं और यहाँ फ़ोटो क्लिक कराते हैं और जो भारतीय क्रांतिकारी हैं उनकी यादों को भी वो यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।